नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर इन्वेस्ट यूपी गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में राज्य में निवेश बढ़ाने, औद्योगिक विकास और नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की। बैठक में यह स्पष्ट उद्देश्य था कि राज्य में नए निवेश को आकर्षित करना और उन्हें समयबद्ध रूप से लागू करना। विभिन्न प्रस्तावों पर इस बात की समीक्षा हुई कि ये योजनाएं जमीन पर कैसे उतारी जाए और उन्हें पूरा करने की समय सीमा तय हो। निवेशकों को मिलने वाली पारगमन सुविधा, भूमि की उपलब्धता, पर्यावरण मंजूरी आदि प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में विचार विमर्श किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। ये लोग यूपी के तमाम जिलों से यहाँ पर आए हुए थे। सीएम योगी ने प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए अधिकारी को जन अपेक्षाओं के अनुरूप उनकी समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए। आमजन से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं का समाधान ये यूपी के सीएम आदित्यनाथ की कार्यशैली और उनकी पहचान है। इससे पहले पिछले सप्ताह सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन आयोजित किया, जिसमें लगभग 200 लोगों ने अपनी शिकायतें और मांगे रखी थी। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि थानों और तहसीलों में समस्याओं का प्रभावी तरीके से राजस्व और पुलिस आपसी समन्वय बनाते हुए निस्तारण करे। थानों तहसीलों पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा को फिर से बहाल किया गया है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। 23 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान जमानत पर बाहर आए हैं। अब उन्हें एक बार फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जा रही है। उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर उनके पास भेज दिए गए हैं। सपा नेता आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई थी। इसके चलते उनकी सुरक्षा को वापस लिया गया था, मगर बाद में उनकी सुरक्षा को बहाल कर दिया गया। इसी बीच वो सीतापुर जेल गए। उनके जेल जाने के बाद सुरक्षा को वापस बुलाया गया था। अब पुनः उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। दिल्ली की सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा यमुना की सफाई अब रंग लाता नजर आ रहा है। छठ पूजा से पहले यमुना नदी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि दिल्ली, नोएडा के लोगों को चौंका रही हैं। जहां पर हर साल छठ व्रती गंदे और बदबूदार पानी में स्नान करने को मजबूर थे, वहीं इस बार यमुना का पानी साफ और पारदर्शी नजर आ रहा है। सालों से जिस यमुना को लेकर सियासी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, वहीं यमुना अब राजनीतिक इच्छा शक्ति की मिसाल बन चुकी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे अपना बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उसका असर यमुना की लहरों में भी झलक रहा है। छठ से पहले साफ सुथरी यमुना घाट की तस्वीरें सिर्फ श्रद्धालु के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली, नोएडा के लिए एक नई उम्मीद और बदलाव की कहानी भी कह रही है। वहीं यूपी के महोबा जिले में खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे किसानों का सब्र अब जवाब देने लगा है। किसानों ने खाद न मिलने से आक्रोशित होकर सड़क पर जाम लगा दिया। अचानक लगे जाम से सैकड़ों राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया, तब जाकर जाम में फंसे राहगीरों ने राहत की सांस ली है। किसानों का ये कहना है कि वे तड़के सुबह से ही खाद की लाइन में लगने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल रहा। बुवाई का समय निकलता जा रहा है और समय पर खाद न मिलने से फसलों पर विपरीत असर पड़ने का खतरा है। हम लोग सुबह 4 बजे से बैठे हैं, 4 नहीं 3 भाई, और एसडीएम साहब बोले थे कि सोमवार को टोकन बटेंगे। अब हम लोग क्या करें, सारे लोग परेशान हैं, है ना, अपने काम को छोड़ के आए हैं। और आज ही नहीं, हम लोग जब जब ये आश्वासन देते हैं कि उस दिन बटेगा, हम लोग आते हैं। अब क्या करें हम लोग, बताइए, हम लोग क्या आत्महत्या कर लें कि कब खाद देंगे हम लोगों को? जब हमारी खेतों का समय चला जाएगा, जब देंगे क्या है? आप देखिए कितने लोग भारी संख्या में हैं, किसी को भी खाद नहीं मिल रही। कितने हम लोग कम से कम 20 दिन से परेशान हैं। 20 दिनों में केवल 1 बोरी मिली है मुझे। बताइए, जैसे मुझे नीट 20 बोरी की है, अब मुझे मिले 1 बोरी, अब मैं क्या करूं? और मेरे जैसे सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, सब लोगों को ही एक बोरी मिली है, किसी को 2 नहीं मिली है कभी, और कोई और किसी को 1 भी नहीं मिली।
सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने देर रात रायपुर थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य में शिथिलता और लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारी सूर्यभान राम और हेड मुहर्रीर राजीव कुमार राजभर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना कार्यालय के अभिलेखों, मालखाना, हवालात, महिला हेल्थ डेस्क, CCTNS कक्ष और आंतुक रजिस्टर को गहनता से देखा। साथ ही साथ उन्होंने थाना परिसर में साफ सफाई और अनुशासन व्यवस्था की भी समीक्षा की है। SP वर्मा ने थाना स्टाफ को आमजन की समस्याओं के तत्काल और प्रभावी निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पीड़ितों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने पर भी जोर दिया है। रायपुर थाना निरीक्षण के बाद पुलिस अधीक्षक ने रात्रि में कस्बों और प्रमुख स्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल की सतर्कता और उपस्थिति की समीक्षा की है। बदायूं में एक महिला के साथ उसके पति ने दहेज को लेकर मारपीट की है। महिला ने बताया कि उसका पति रोज शराब पीकर उससे मारपीट करता है। कई सालों से उसको दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहा है। जब महिला ने अपने घर वालों को इसकी सूचना दी तो वो आए और उसको लेकर पुलिस चौकी गए। पुलिस ने उसकी बात ना सुनकर उसे वहां से भगा दिया। बाद में महिला अपने मायके वालों के साथ कोतवाली आई। वहां पर पुलिस ने महिला का दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल कराया, जिसमें उसके गंभीर चोटें आई हैं। वहीं डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। महिला अपने पति और सास के साथ बाइक पर घर लौट रही थी। तभी 3 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर महिला की चेन छीनने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीरों ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरी घटना थाना कादरी गेट क्षेत्र के लाल गेट फव्वारे के पास की है। ग्रेटर नोएडा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर नॉलेज पार्क में छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आधा दर्जन दबंगों ने एक छात्र की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर अब कार्रवाई का दबाव भी बढ़ गया है। हरदोई में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का भंडारण करने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को रिहायशी इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के भंडारण और बिक्री की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की तो बड़ी तादाद में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और विस्फोटक सामग्री बरामद कर संबंधित विभाग को सूचना दी है। छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी तादाद में करीब 200 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, जिसे बिक्री के लिए अवैध रूप से रिहायशी इलाके में भंडारित किया गया था। पुलिस ने दिलशाद हुसैन, उसके बेटों रिजवान और इकरार अहमद को गिरफ्तार कर संबंधित विभाग को मामले की सूचना दी है और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अब्दुलपुरवा में एक मकान में अवैध पटाखों के भंडारण व बिक्री की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर मेरे व उपजिलाधिकारी सदर द्वारा स्थानीय पुलिस को लेते हुए वहां पे छापा मारा गया और वहां पे भारी मात्राओं में पटाखे व विस्फोटक सामग्री को बरामद किया गया है, जिसको थाना कोतवाली देहात पर नियमानुसार सीज कर कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचना दे दी गई है। इस प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अब्दुल नोएडा थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 134 स्थित GP क्लासिक सोसाइटी में चोरों ने एक फ्लैट को निशाना बनाया और लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। फ्लैट की मालकिन अर्पिता सिंह उस समय जमशेदपुर गई हुई थी और लौटने पर उन्हें चोरी की जानकारी हुई। इस घटना से सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। रायबरेली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर कुछ युवकों ने सरेआम यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 4 पहिया वाहन में सवार युवक चलती गाड़ी के गेट पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस खतरनाक हरकत का वीडियो खुद युवकों ने बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मामले की जाँच शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का है। बलिया में बगैर लाइसेंस संचालित पटाखा गोदाम को अफसरों ने सील कर दिया। वहीं दुकानदार के खिलाफ कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ ही हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शहर से सटे हैबतपुर में लंबे समय से पटाखा गोदाम संचालित हो रहा था। इसकी शिकायत मिलने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट SDM प्रभावी CO मौके पर पहुंचे। दुकानदारों को बुलवाने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने गोदाम का ताला खुलवाया। जांच में गोदाम के अंदर कई लाखों रुपए के पटाखे पड़े थे, मगर नगर मजिस्ट्रेट का कहना है कि कारोबारी ने साल 2006 में लाइसेंस बनवाया था। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद लाइसेंस निरस्त किया गया।
उसने साल 2021 में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। हालांकि उसके खिलाफ केस होने के चलते नवीनीकरण नहीं हो सका था। बावजूद वो बगैर लाइसेंस ही कारोबार कर रहा था। लाखों पटाखों, आपको बताएं कि गोदाम जो है दरअसल कई लाखों पटाखे उसमें बनाए जा रहे थे अवैध तरीके से। उसका लाइसेंस जो है बिना लिए दुकानदार काम कर रहा था, उसे रद्द किया गया और आगे भी जो है इस तरह की कार्रवाई करने की बात कही गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। क्योंकि आपका राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ? मेरा शुरू से ही जी मेरा इंटरेस्ट सेवा भाव में। किरण सिंह कहते थे एक दिन दादरी का बताया 95 में जिला पंचायत चुनाव लड़ा। तो क्या ऐसा क्षेत्र डेवलप हो रहा है दादरी क्षेत्र में, ये बताइए थोड़ा सा। वहाँ पे गड्ढे मुक्त सड़कें हैं, क्या वहाँ पे इंफ्रा डेवलप हुआ है? क्या नोएडा से हटके कंपनियां दादरी क्षेत्र में जा रही हैं? निधि अगर देखे जाए तो हमारी 15 करोड़ लेकिन 925 करोड़ के काम कर रहे हैं। दादरी विधानसभा की स्थिति को मैंने 4 हिस्सों में बांटा। आज हमारी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कैसे कहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? दादरी में मैंने मर्डर होते थे, दादरी में मैंने दुकानों से मजदूर जाते थे जी, दादरी में मैंने सेठों का पलायन देखा जी, दादरी में मैंने खून के लेटर दुकानों पर पहुंचते हुए देखे जी। अब इसलिए अब ऐसा राज है यूपी के अंदर कि अब हमारे उद्योग आप देख रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्री हम बन गए हैं। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। ऐसे समय अवेलेबल बना 2017 में जब उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ। दादरी विधायक तेजपाल नागर को भी बोला जाता है कि वो बहुत सौम्य है और वो जब जाते हैं तो अपने अधिकारियों से काम करा लेते हैं और अधिकारी उनकी बात सुनते हैं। तो मेरी प्रारंभ से ये रहा है कि मैं सही काम के लिए कोशिश करता हूँ, कहने गलत काम को नहीं कहना, कि मेरा सही काम जो जनता का सही काम है वो रुका हो। जी, क्या पुलिस प्रशासन है या कोई और प्रशासन, मुझे तो मेरी जनता तो मुझसे खुश है जी। और सही काम उसके हुए। तो क्या कभी आपके पास आने के बाद, जैसे अथॉरिटी में आपने कहा कि इसको उड़ा दो, जाओ बुलडोजर हटा दो, लगातार कॉलोनियों की ऐसी शिकायतें आ रही हैं? अच्छी कॉलोनी में दिक्कत ये है कि वहाँ जो कॉलोनाइजर हैं वो जी। सब बसा जाते हैं, टूटी फूटी सड़क बना देते हैं जी, गरीब लोग जो बाहर के लोग हैं मतलब उनको फंसा लेते हैं किसी तरीके दिखाते जी। हैं। उन लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये कैसा एरिया है जी। यहाँ हमें प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए हमें मालूम नहीं है जी, ये कच्ची कॉलोनी जी, जब बस जाती हैं, जब इसमें इनमें आबादी हो जाती है जी। तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता आबादी में। तो आप जब विकास के लिए बात करते हैं, रोड डालने के लिए, नाली डालने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, जो जिसको ब्यूटिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि सौंदर्यीकरण का काम, पहले इन कॉलोनियों में इतना बदलाव आया है कि जो सरकारी रास्ते छुटे हुए हैं कागज में जी, और उसके दोनों साइड में कॉलोनी बस गई, जी, और एक रास्ते ऐसे हैं जैसे मान ली किसी का 50 बीघे जमीन थी, उसमें प्लॉट काटे तो खेतन में का रास्ता बना लिया, अपना निजी रास्ता हो गया। मैं इस बारे में आपका जब भी मेरी भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से होती, मुख्यमंत्री जी को इन चीजों से अवगत करें। क्या वो भ्रष्टाचार की सीमा इस सरकार में एनजी रवि कुमार के नेतृत्व में या इस सरकार में क्या कम हुई है? अथॉरिटी की स्थिति बहुत दयनीय होगी। आज अथॉरिटी पहले से बहुत अधिक अच्छी स्थिति में है।